मेरा नाम रूपनारायण इक्का है और मैं जशपुर ज़िला का रहने वाला हूँ। और हम लोगों का जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा सामाजिक संगठन है, वो सामाजिक संगठन मेरी जिम्मेदारी लगाई है। राजनीति जो संगठन है, राजनीतिक पार्टी है, उसका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी लगाई है और मैं उस विचारधारा को जगह जगह पे आके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और पूरा प्रयास है कि इसके संदर्भ में मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा और बहुत सारी बातें जब आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये बात क्या है। ज़्यादातर हमारे जो मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, हमारे एसटी एससी ओबीसी समाज के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि राजनीति शब्द सुनते के साथ में हमारे लोगों का रिएक्शन कैसे होता है। आप सभी लोग पास्टर हैं और विश्वासी हैं, तो हमारे लोगों का रिएक्शन कैसे होता है। आप लोग भैंस को देखें कि नहीं देखें? भैंस को पालते हैं कि नहीं पालते? तो हमारे जयलाल जी बता रहे थे, कल क्या बता रहे थे सर? भैंस के बारे में क्या बताया था? अच्छा, जो भैंस को लेकर पालते नहीं, उसको जोतते हैं। भैंस को लेकर पालते नहीं, जोतते हैं, ऐसा मुझे कल बताए। वो बताए ना कि हम लोग थोड़ा कुछ अलग सा एक परिस्थितियाँ निर्माण हुई, तो बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज में बोला कि हम भैंस को पालने के लिए नहीं लाते हैं, जोतने के लाते हैं। तो ये जो भैंस होता है ना, इसका दूसरा क्वालिटी क्या होता है? पहला क्वालिटी इसकी जुताई होती है ना। दूसरा क्वालिटी इसका है कि बारिश में जो छाता होता है ना, भैंस के सामने ऐसा खोल देने से वो बिदकता है कि नहीं बिदकता है? वो भाग जाता है। भैंस के सामने अचानक ऐसा खोलोगे तो डर के भाग नहीं जाता है। तो मेरा हिंदी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? दरअसल क्या है कि मेरे को कोया आता नहीं है, मेरे को गोंडी भी नहीं आता है ना, तो मजबूरी में मेरे को हिंदी बोलना आएगा। सादरी समझ में आएगा आपको? अच्छा, सादरी तो और समझ में नहीं आएगा ना। तो चलिए मैं हिंदी में काम चलाता हूँ और मैं समझाने का प्रयास करूँगा मैं। और जब कभी भी आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप लोग मेरे को बीच में टोक सकते हैं। हालांकि मैं दूसरे जगह जब भी मैं प्रबोधन करता हूँ, बताता हूँ हमारे लोगों को, तो मैं उनको बताता हूँ कि अब बीच में मत बोलना, अब आखिरी में सवाल लिख लेना, पूरे बीच का सवाल लिख लेना और आखिरी में पूछना। ऐसा हम लोग बोलते थे, लेकिन क्या है कि अभी आप लोगों को नोट करते बनेगा नहीं और हिंदी से बोलूँगा तो जहाँ पे शंका लगे आप पूछ लो, मैं अपना सीक्वेंस मेंटेन कर लूँगा, उसका कोई टेंशन नहीं अपने को। तो जैसे ही मैं बताया था कि हमारे एसटी एससी ओबीसी के लोग राजनीति शब्द सुनने के साथ में ही उस भैंस के जैसा बिदक जाता है, जिसके सामने ऐसा छाता खोल दो और भैंस एकदम पूँछ उठा के बड़बड़ा के भाग जाता है ना, वैसे ही मामला है हमारे लोगों का। तो हमारे लोगों को ये जो विचार आया कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये विचार दिमाग में कैसे आया पहले वो सोचना है। भाई हम नफ़रत करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो सुने समझे या कुछ भी ना कुछ तो इधर आया, तभी तो नफ़रत करते हैं कि किसी को यूं ही नफ़रत कर जाते हैं। नफ़रत करने के पीछे विशेष वजह होती है, कोई बहुत स्मार्ट तरीके से हमारे दिमाग में डाल देता है और हम नफ़रत करना शुरू करते हैं। और प्यार भी ऐसे ही होता है, दिमाग में जब किसी के प्रति प्रेम घुसता है तब हमको उससे प्रेम होता है। किसी से भी तो प्रेम नहीं होता है ना। किसी से प्रेम होता तो क्या होता? पूरा दुनिया गड़बड़ा जाता, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो प्रेम होने के पीछे और नफ़रत होने के पीछे मजबूत वजह होती है, वो जो कारण है वो हमारे दिमाग स्वीकारता है। नफ़रत करने का कारण को भी स्वीकारता है, प्रेम करने का कारण को भी स्वीकारता है। उसके बाद में हम उसके प्रति वैसे ही व्यवहार करते हैं, तौमर व्यवहार करते हैं। तो राजनीति को हमारे लोगों का व्यवहार कैसा है, वो जैसे ही राजनीति सब सुने वे लोग उससे बिल्कुल ही एकदम से ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा मतलब कि उसके प्रति सोच होती है कि अरे यार ये आदमी कहाँ से आया, हमको कहाँ फंसाएगा, अच्छा खासा जी रहे थे, खा रहे थे, इस टाइप का मामला हो जाता है। और इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आप सोच नहीं सकते वो तमाम नुकसान आज मैं आपको बता के जाऊंगा। मैं अभी देखिए आप यहाँ पे हैं तो अभी पूरे भारत देश के अंदर में बहुतायत संख्या में हमारे लोगों का सताव शुरू हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ है? इस सताव के पीछे जो शक्ति काम कर रही है, उस शक्ति का नाम है राजनीति। हमारे जयलाल जी कल वहाँ पे जब अपनी पारी को संभाल रहे थे, हमारे विश्वासी मंडलियों का जब नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने भजन संहिता अध्याय 94 का 20 पद के बारे में बताया। उस 20 पद में क्या लिखा हुआ है कि तेरी
और दुष्टों की क्या संधि हुई है, यानी कि कोई समझौता हुआ है क्या आपका और दुष्ट कौन, जो आप लोगों को सता रहे हैं, उनके बीच में कोई संधि हुई है क्या, कानून बना के उत्पात करने का, उत्पात मचाने का। ये 20 पद में लगभग ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग सताव को सह रहे हैं और सामने वाला आप लोगों को सता रहा है। तो क्या आप लोगों के बीच में आपस में समझौता क्या हुआ है क्या, कि वो आपको सताएं, आप सताते रहें, आप सताव को सहते रहें, वो सताते रहें आपको। ये समझौता का ऐसा बोला गया है, एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने नहीं जाना और नहीं जानने की वजह से उन लोगों को चुन लिया जो लोग कानून बना के उत्पात मचाने का काम करते हैं। उन लोगों को आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में बिठाया, उन लोगों को आपने स्टेट गवर्नमेंट में बिठाया। राजनीति को अनावश्यक रूप से नफरत करने के वजह से हमारे समाज के जो दुश्मन लोग हैं, जो सताने वाले हैं, वो बैठ गए हैं और वहाँ पे कानून बना के और पुलिस प्रशासन को आगे ला के और पुलिस प्रशासन के आड़ में बजरंग दल के जो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, उन लोगों को सुरक्षा दे के सताव का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इसके पीछे का कारण है राजनीति को ना समझना, राजनीति को ना स्वीकारना। इसलिए पहला अध्याय है साथियों आज कि राजनीति को हमको स्वीकारना है। पहला अध्याय स्वीकारना ही पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकारेंगे तो क्या हो सकता है? नहीं स्वीकारेंगे तो एक तरफ सोनिया गांधी का जूती है, एक तरफ अटल बिहारी का जूता है। या तो आप लोग जूता खा के समझोगे या जूती खा के समझोगे, समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार बने चाहे भाजपा की सरकार बने, समस्या में कोई कमी आई है क्या? समस्या एकदम बरकरार है। कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, ऐसा अदली बदली हो रहा है। लेकिन एसटी एससी ओबीसी की जो समस्या है वो निरंतर बना हुआ ही है, बना हुआ है। तो इसके पीछे का क्या कारण है साथियों? और ख़ासकर जो पास्टर्स लोग होते हैं उन्हीं के साथ में ऐसा होता है, दूसरे विश्वासियों के साथ में ऐसा नहीं होता है। रोमन कैथोलिक चर्च के लोग भी विश्वासी ही होते हैं, जीएल चर्च के लोग भी विश्वासी ही होते हैं, पेंटिकोस्टल चर्च के लोग भी विश्वासी होते हैं। लेकिन जो सतावन होता है साथियों, ये सिर्फ पेंटिकोस्टल के लोगों के साथ में होता है। उस कुर्सी में मैं भी बैठा था और मेरे को भी सिग्नल दिया था, तुम ऐसा हो रहा हूँ। मैं उधर बैठ के मैं बोला कि हो क्या रहा है ऐसा, मैं संभल गया। मेरे से ज़्यादा वजनदार साहब आपके वो साहब, तो वो संभाल नहीं पाया। तो साथियों, ये विश्वासी तीनों चर्च के लोग होते हैं। कहीं पे आपने खबर सुना कि आरसी चर्च के लोगों की धुआंधार पिटाई हुई है? कभी सुना कि आपने? कहाँ पे हुआ है? आरसी चर्च के लोगों की पिटाई होते आपने सुना है क्या? रोमन कैथोलिक चर्च के लोगों का ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे साथियों, अलग अलग परिस्थितियों का अलग अलग मामला है ना। लेकिन ज़्यादातर जगह पे आप देखेंगे कि जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो विश्वासी हैं और जो जीएल चर्च के विश्वासी हैं, सताव उनमें कम है तुलनात्मक दृष्टिकोण से। कहीं कहीं हो गया होगा, मुझे जानकारी नहीं है। हमारे मंडावी साहब बता रहे हैं कि हुआ है यहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर जगह पे आप ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम के वजह से काम होता है। सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा सिस्टम पावरफुल होता है और सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका दमन करने का प्लानिंग बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के साथ में समझने का प्रयास कीजिए। अभी देखिए, अभी जैसे हमारे भाई साहब हैं, तो ये इसको अगर हम 1400 किलो का स्कॉर्पियो को उठाने बोलेंगे, ऐसा उठाओ भाई, चक्का बदलना है, तो हमारे भाई साहब कितनों ही प्रयास करें, क्या लगता है आप लोग उठा पाएगा क्या? लेकिन भाई साहब के पास में जैक नाम का सिस्टम दे दिया जाए तो भाई साहब एक हाथ से आसानी से 1400 किलो के स्कॉर्पियो को उठा देंगे। स्कॉर्पियो सेम है, हमने सिस्टम का एप्लीकेशन बदल दिया। एक बार हमने शारीरिक ताकत का इस्तेमाल किया, नहीं उठा। दूसरी बार हमने जैक का सिस्टम लगाया और वही बंदा जो पहली बार में उठा नहीं पाया था, दूसरी बार में उठा दिया। तो जीवन में ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को समझे बगैर आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो क्या है साथियों, पास्टर लोगों में एक बहुत गजब की पोटेंशियल होती है, वो गजब के प्रचारक होते हैं।
अभी जो अनाड़ी प्रचारक होता है और एक्सपर्ट प्रचारक होता है, बात तो सुनते ही सुनते समझ में आ जाता है कि नहीं होता है कि अनाड़ी टाइप का प्रचारक है, बहुत चाटेगा, ये एक्सपर्ट प्रचारक है, मजा आएगा, ऐसा समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता पहली बार में ही। तो मैंने जितने भी पास्टर लोगों से आज तक मुलाकात हुई है मेरी, उनकी बोलने की जो क्षमता होती है गजब की होती है, और वो स्वतंत्र चर्च को चलाते हैं, और उनके पीछे बहुत सारे विश्वासियों का उनके पास में समूह होता है, किन्हीं किन्हीं के पास में 200, 400, 500, हज़ारों की संख्या में उनके पास में लोग रहते हैं, और वो स्वतंत्र चलाते हैं। और इनकी दूसरी एक विशेष बात ये है कि ये सत्य को साथ देते हैं, सत्य को साथ देते हैं। लेकिन आप अगर कुछ दूसरे, आप अगर बड़े चर्चों को आप देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देखेंगे कि राजनीतिक ध्रुवीकरण वहीं से शुरू हो जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च के जितने भी जो भारत देश के अंदर में जो हैं, ज़्यादातर वो कांग्रेस नाम के पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देते हैं। कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। 1885 में कांग्रेस पार्टी बना, और अगर आप इसके मालिकों को आप अगर चेक करने जाएंगे तो इसके मालिकों का नाम है साथियों बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, अगरकर, तेंदुलकर, ये सब नाम है इसका। ये कौन से जाति को लिखते हैं? ये ब्राह्मण जाति को लिखते हैं। अगर रोमन कैथोलिक चर्च के विश्वासियों के द्वारा कांग्रेस को वोट देने से अगर ब्राह्मणों की सरकार बनती है तो ब्राह्मणों को कोई आपत्ति हो सकती है क्या? अगर उनके वजह से सरकार बन रही है तो उन्हीं लोगों को क्यों पीटेगा? पीटने का तो सवाल ही फायदा नहीं होता है भाई। जिस चीज़ के वजह से उनको फ़ायदा हो रहा है उसी चीज़ को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? समझने वाली बात है। लेकिन पेंटिकोस्टल चर्च का जो कार्डिनल है वो कोई ब्राह्मण है नहीं, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च का जो कार्डिनल है वो ब्राह्मण है। रोमन कैथोलिक चर्च में 4 कार्डिनल है, उसमें से 3 कार्डिनल ब्राह्मण हैं। और जो संस्था का प्रमुख होता है वो अपने विश्वासियों के लिए रूल रेगुलेशन तैयार करता है। तो उनका जो आत्मिक जो रूल रेगुलेशन क्या है, धार्मिक रूल रेगुलेशन, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। वो क्या बनाते हैं, कैसे करते हैं, विश्वासियों के लिए उनकी अंदर की बात है, संस्था की बात है। लेकिन मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है उस सच्चाई को बताने की कि भाई आप लोगों के साथ में जो सताव बार बार पूरे भारत देश में हो रहा है उसका जो रूट कोस होता है वो क्या है, उसका जो मुख्य जड़ है बीमारी का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी किसी को टाइफाइड का बीमारी लगा हुआ है साहब, और कोई डॉक्टर होशियारी में उसको पेचिश का अगर दवा खिलाएगा तो सही हो पाएगा क्या? तो बीमारी को प्रॉपर डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, उसको पहचान करना बहुत ज़रूरी है, चेक करना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो रूट कोस है समस्या का वो क्या है। तो साथियों वो रोमन कैथोलिक चर्च का जो बहुत आयत संख्या है वो ब्राह्मण समर्थक पार्टी को समर्थन देता है, और उसके समर्थन से उनकी सरकार बनती है। सरकार बनने से उन लोग हलवा पूड़ी बम बम के खाता है, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने पेंटिकोस्टल चर्च के लोगों को देखा, इन लोग स्वतंत्र हैं और इनका कार्डिनल ब्राह्मण नहीं है, और इनके पीछे पीछे हजारों लोगों का, विश्वासियों का फौज खड़ा हुआ है। हजारों विश्वासी के पास्टर के पीछे लगे हुए हैं, और पूरे भारत में कई पास्टर्स हैं। तो ये जो 20, 25, 30 हज़ार के जो लोग हैं, अभी जैसे आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर मान लिया कि 100 पास्टर हैं, 100 पास्टर के पीछे अगर 500 लगभग के लोग अगर हैं तो 25,000 लोग हो जाते हैं, 50,000 हो जाएंगे ना, 50,000 का भीड़ हो जाता है। और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे पता है एक एक विधानसभा में 75,000, 80,000, 85,000 में जीत हार हो जाता है, इतना ही। और आज जो भी विश्वासी लोग हैं वो इस राजनीतिक हकीकत को नहीं जान रहे होंगे, कौन सी पार्टी किस मालिक का है, कौन सी जाति बिरादरी का है, उनकी सोच क्या है, आज अगर नहीं जान रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे लोग जान ही जाएंगे। आपको आज राजनीति के बारे में बहुत सारा जानकारी नहीं हुआ होगा, लेकिन आज मेरे आने के बाद में तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ ही जा रहा है। ये बात कब तक छुपने वाला है? सोशल मीडिया में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको मैं, और इसको मैं मेरे यूट्यूब चैनल रूपनारायण का में इसको मैं रिलीज़ भी करने वाला हूँ मैं। और ये जो वीडियो है ये बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, उनको समझ में आएगा, उनके पड़ोसियों को समझ में आएगा, और वो जिस जिस सर्कल में रहते हैं पूरा समझ में आएगा। तो मतलब कि 2-4 साल में जाते जाते ये पूरा परिवेश बदलने वाला है। तो पेंटिकोस्टल चर्च को बंद करने के पीछे का प्रमुख कारण यही है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। अगर विश्वासियों को पीटने का मामला होता तो जीएल चर्च के विश्वासी पिट रहे होते, पेंटिकोस्टल चर्च के विश्वासी पिट रहे होते, रोमन कैथोलिक चर्च के विश्वासी पिट रहे होते, तीनों विश्वासी हैं।
लेकिन पर्टिकुलर पेंटिकोस्टल के लोगों के पीटने का प्रमुख कारण ये है कि आप लोगों के संगठन बनाने के वजह से, धार्मिक संगठन बनाने के वजह से उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ चुका है, क्योंकि मामला कभी भी पलट सकता है। क्योंकि आप विश्वासी हैं ये एक बात है, लेकिन इस विश्वासी में ST SC OBC हैं वो दूसरी बात है। आप कोई जनरल कैटेगरी आज के आदमी है नहीं, आप लोगों में से कोई जनरल कैटेगरी के हैं क्या यहाँ पे? ST SC हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, इसके वजह से 57 बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये बहुत अंदरूनी बातें हैं, आप लोगों को आज पहली बार सुनने को मिल रहा होगा कि भाई सताओ सताओ सताओ। कारण कि गौतम बुद्धा एक चीज़ बताते हैं, गौतम बुद्धा वो महान क्रांतिकारी आंदोलनकारी हमारे पुरखा थे, और उनका एक बहुत ही अच्छा चीज़ों को पकड़ने का फार्मूला था, है ना। कारण और परिणाम का सिद्धांत के ऊपर में वो अक्सर बात करते थे। आज परिणाम है सताव, परिणाम दिख रहा है ना सताव का, उसके पीछे कारण है, बिना कारण का सताव नहीं होने वाला है ना। तो अगर आप कारण और परिणाम को आप देखेंगे तो आपको हमेशा पता चलेगा। अभी जैसे यहाँ पे कोई आम का पेड़ है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आम गिर जाता है तो आपको एकदम कारण पता चल जाएगा। यहाँ पे आम का पेड़ है, उधर फल लगा हुआ है, हवा का झोंका चला, आम का फल नीचे आया। तो यहाँ पे हर चीज़ होने के पीछे घटना लगा रहता है, हर चीज़ के पीछे कारण यहाँ पे एकदम फिक्स होता है। तो जो सताव हो रहा है वो बिना कारण का नहीं हो रहा है। जो राजनीतिक रोजी रोटी जो सीखते थे साथियों, उनको समझ में आ गया कि आने वाले समय पे बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये जो लोग हैं समझने वाले हैं राजनीतिक प्रपंच को, और राजनीतिक प्रपंच को समझने वाले हमारे हाथ से सत्ता छीनने वाला है। ये बात उनको जब से समझ में आया है, नया चर्च को खोलने नहीं देंगे तो विश्वासी नहीं बढ़ेंगे। यही तो कर रहे हैं ना। अगर विश्वासी नहीं बढ़ेंगे तो उनको खतरा नहीं है, यही मामला है। तो ये मामला है साथियों, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस घटनाक्रम को बता के अब हम लोगों को सबक क्या लेना है? हमको इनके जो विरोधी अगेंस्ट राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे पूरे भारत के अंदर में बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे 33 राज्यों में बड़ी मुस्तैदी से काम करने का प्रयास कर रहा है, सच्चाई को बताने का प्रयास कर रहा है। और इस सच्चाई के कड़ी में गौतम बुद्धा का ही एक एग्जाम्पल और आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा मैं, ताकि आप लोगों को अंदरूनी जो दिमागी द्वंद्व है वो ख़त्म हो जाए। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हमें क्यों समर्थन करना चाहिए, किसी को लग रहा है कि ये बेकार का बातें हो रहा है, तो इसके पीछे एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? गौतम बुद्धा ने कहा था किसी भी बात को आपको इसलिए नहीं मानना है क्योंकि प्रभावशाली आदमी ने कहा, या किसी भी बात को इसलिए नहीं मानना है कि किताब में लिखा हुआ है। किस बात को मानना है? सबसे पहले सुनी हुई बातों को अपने विवेक से उसको तौलना है, उसको खरा उतरना है, उसको जांचना है, उसको परखना है। अगर सत्य है तो मानना है, और सत्य नहीं है तो नहीं मानना है। और आप लोग अक्सर वचन में एक चीज़ अक्सर बताते हैं कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आज की मुलाकात सत्य को रूबरू कराने का मुलाकात है, ऐसा यूं ही नहीं मिल गए। बहुत सारी बातें हैं, पूरा समाज का बदलाव का समय है। सत्य यही है कि 3.5% अल्पसंख्यक जो ब्राह्मण है, जो कांग्रेस पार्टी को बनाया, जो बीजेपी को बनाया, जो तृणमूल को बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट को बनाया, इनकी संख्या सिर्फ 3.5% है। ध्यान रखने वाली बात। और ये 3.5% लोगों की हैसियत गांव में सरपंच बनाने की नहीं है। 100 में 3.5 वोट मिल जाएगा और 97 वोट दूसरे साइड मिल जाएगा, तो 3.5 वाला वोट पंच बना पाएगा क्या? लेकिन आप जनसंख्या समीकरण को देख के हैरान हो जाओगे साथियों कि देश की पंचायत का वो सरपंच बना रहा है। 3%, 3.5% आदमी देश की पंचायत का सरपंच बना रहा है, और 97% आदमी इधर उधर हो रहा है। बहुल आबादी होने के वजह से भी वो नहीं बना पा रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इलाज कैसे करना है। टाइफाइड की बीमारी पकड़ी है, पेचिश का दवा खिलाया जा रहा है। समाज का समस्या कैसे खत्म होगा? अभी जो 57 हो रहा है वो 57 आपके पीछे कैसा हो रहा है? अभी जैसे मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव,
क्या नाम है सर? मोहन यादव का आपने सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा कि धर्मांतरण विधायक बिल पारित किया जाएगा और जो भी धर्मांतरण कार्यों में लिप्त पाया जाएगा उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए और 10 साल का सज़ा होना चाहिए, या तो फांसी का सज़ा होना चाहिए या 10 साल का सज़ा होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? मोहन यादव। मोहन यादव का बैकग्राउंड क्या है? वो आरएसएस का आदमी है, पहला बैकग्राउंड। दूसरा बैकग्राउंड है वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। 2 आइडेंटिटी है। मैं पूरे होशो हवास के साथ में बता रहा हूँ साथियों, जो भी आदमी कांग्रेस के पार्टी से जुड़ा हुआ है या भाजपा के पार्टी से जुड़ा हुआ है वो एसटी एससी ओबीसी के विरोध में कोई ना कोई बात बोलेगा ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि मोहन यादव का बयान महत्वपूर्ण नहीं है, उस बयान को बुलवाने वाला आरएसएस का जो रणनीति है, पीछे ब्राह्मणों की रणनीति है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर पेंटिकोस्टल चर्च के लोगों का अगर नहीं रोका जाएगा तो आने वाले समय की भारत देश के राजनीतिक सिनारियो बदलने वाली है। मैं इतनी बातें आप लोगों को मैंने बताया। अब आप लोगों का राय को मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो सताव कर रहा है, आप लोगों को मारने पीटने का काम कर रहे पूरे विश्वासी भाइयों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिल के, अब ये बात आपने जाना, दोबारा से जब भी कभी मौका आए तो आप उसी को वोट देना पसंद करोगे क्या? उसी को वोट देना पसंद करोगे क्या? नहीं, अगर पसंद है तो बोल दो भाई, मैं ज़बरदस्ती का छोड़िए तो ऐसा नहीं बोलूँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हम और पिटाते रहेंगे, ऐसा लगता है तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमारे एसटी एससी भाइयों का सुरक्षा होना चाहिए, हमारे विश्वासियों का सुरक्षा होना चाहिए, तो जो समस्या खड़ा कर उसको छोड़ना में ही समझदारी है। ये मामला है, तो इतना भयंकर मामला है यहाँ पे। तो इसका अल्टरनेटिव विकल्प क्या है साथियों? इसका अल्टरनेटिव विकल्प बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से पूरे भारत में राजनीतिक पार्टी का उदय हो रहा है। इस राजनीति पार्टी का लक्ष्य है बहुजनों का शासन को लाना। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पे कहते हैं कि मेरी जय जयकार मत करना, बल्कि मेरी जय जयकार करने के बजाय हमसे जो काम अधूरा हो गया है उस काम को पूरा करने में आप अपनी ताकत लगाना, उस काम को पूरा करने के एवज में आप अपनी जान की बाजी को लगाना। तो ये जो आंदोलन है, ये जो विचारधारा है, हमारी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी नहीं है कि मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो मैं चल पड़ा, ऐसा नहीं है। ये हमारे महापुरुषों की कई साल पीछे का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को यहाँ पे हम लोग आप लोगों के बीच में बता रहे हैं। ये हमारा व्यक्तिगत का आंदोलन नहीं है, या ये फिर ये बहुजन मुक्ति पार्टी का या भारत मुक्ति मोर्चा का, ये सामाजिक संगठन भारत मुक्ति मोर्चा या फिर राजनीतिक पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी का, इनके व्यक्तिगत आइडियोलॉजिकल थोड़े ना। गौतम बुद्ध हमारे पार्टी के थोड़े ना, वो हमारे पुरखे थे। हमने उसके विचारधारा को जब देखे कि ये जन कल्याणकारी विचारधारा, हमने उसको उस विचारधारा को प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया। महात्मा ज्योतिबा फुले को हमने उसके विचारधारा को पढ़ा, उनके विचार जन कल्याणकारी विचारधारा थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को हमने सुना और हमने देखा कि उनके जो विचार था एसटी एससी ओबीसी जन कल्याणकारी विचारधारा था। हम उस विचारधारा को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों को बेहद मजबूत होने की ज़रूरत है। आप लोगों को बेहद मजबूत होने की ज़रूरत है। दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियाँ होती है, इस गलतफहमियों को दूर करने का मुलाकात है आज। तो साहब, आपके जो बच्चे हैं कितने क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? शादी हुआ है ना साहब आपका? कौन सा क्लास में आपका बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? छठी क्लास में। तो छठी क्लास में पास होने का क्या रिक्वायरमेंट है? छठी क्लास में पास होने का जो रिक्वायरमेंट है, मुझे समझ में आता है कि इसका क्या मतलब कि क्राइटेरिया है। तो शायद छठी क्लास में 6 विषय पढ़ते होंगे बच्चे लोग, 6 विषय। तो छठवीं कक्षा में जो बच्चा गणित को और अंग्रेजी में 100 के पूर्णांक में 100 ले आए और हिंदी, संस्कृत, विज्ञान और इतिहास में वो फेल हो जाए, तो उसको पास बोला जाएगा क्या? अरे भैया, याद रखो, गणित और अंग्रेजी में 100 नंबर लाया है, पास बोला जाएगा? उसी तरीके से साथियों, हम लोग जीवन में किसी एक क्षेत्र में 100 में 100 नंबर ला रहे हैं,
और बाकी में फेल हो जा रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी कैसे होगी? हमारी फेल हो जाएगी। अभी जैसे किसी को बहुत अच्छी तरीके से सामाजिक रीति से जीवन जीना आता है और किसी को धार्मिक रीति में एकदम जीरो है, पास माना जाएगा क्या? किसी को धार्मिक रीति से बहुत अच्छा जीवन जीना आता है, सामाजिक उसको आता ही नहीं है, राजनीति उसको आता ही नहीं है, आर्थिक रूप से मैनेज कैसे करना वो आता ही नहीं है, वो पास माना जाएगा क्या? तो जीवन में जो एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है साहब, सर्वगुण संपन्न, तो हमारे एसटी एससी ओबीसी लोगों को सर्वगुण संपन्न समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए जो सभी ज़रूरतें हैं, जो हमारे जीवन में आवश्यकता है, हमारे जीवन में आध्यात्मिक लाभ की आवश्यकता है, हमारे जीवन में सामाजिक जो व्यवस्था है वो हमारे फेवर में होना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। राजनीति पार्टी हमारे फेवर में निर्णय ले, हमारे लिए सेफ गार्ड बने, उसकी आवश्यकता है। घर परिवार को चलाने के पैसे की आवश्यकता है। अगर हम इसमें से किसी एक चीज़ में फेल हो रहे हैं तो उसका मतलब है हम फेल हो रहे हैं। हम दूसरे जगह पे 100 नंबर लाएं उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों को सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साथियों, मेरे को जिम्मेदारी लगाया गया है पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कि हमारे एसटी एससी ओबीसी को मजबूत राजनीतिक विकल्प हम लोग प्रदान करें। मेरा राजनीति का ठेका है। 2028 में सरकार बनाने की तमन्ना है आप लोगों के लिए। ये जो विधानसभा है, ये कौन सा विधानसभा में आता है? नारायणपुर विधानसभा में। तो नारायणपुर विधानसभा में साथियों, जब आपके विचारधारा का विधायक आएगा, है ना, तो पूरा नियम कानून और परिस्थितियां पूरा बदल जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी नारायणपुर में जीता होगा विधानसभा। कानून आज क्या चल रहा है? आपके अड़ोस पड़ोस में जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो थाना प्रभारी को चुगली करने का काम कर रहे हैं। थाना प्रभारी आ रहा है और आप लोगों को पाबंदी का लगाने का काम कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दूसरा सिनारियो क्या है कि बजरंग दल के लोग ज़बरदस्ती अटैक करने का काम कर रहे हैं और आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो थाना प्रभारी रिपोर्ट लिखने का काम ही नहीं कर रहा है। और ऐसा हज़ारों केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अब बहुत सारे जगह पे हमारे जितने भी जो लोग हैं आराधना नहीं कर पा रहे हैं, स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। तो आज तमाम मैं विश्वासियों के फेवर में, विश्वासियों का टॉपिक लेके मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे बीच में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा नाम का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन भी है और वो राष्ट्रीय स्तर पे ईसाइयों का सामाजिक संगठन बना रहा है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो सकता है कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा धार्मिक संगठन, ये धार्मिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन है और ईसाइयों का सामाजिक रीति से लड़ाई लड़ने का पूरा राष्ट्रीय स्तर का मंच है, ताकि किसी भी तरह का सतावन को आप लोग वहाँ पे संगठित शक्ति के साथ में मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं पूरा मिक्स करके इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे बातों को बताना मतलब कि ज़रूरी समझ में आ रहा है। तो ये जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा है, ये पहली बार पूरे देश के अंदर में सामाजिक संगठन बन रहा है, जहाँ पे पूरे ईसाइयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पे जो संगठित शक्ति का निर्माण हो रहा है, ताकि ये जितनी भी जो समस्याएं हैं ये पलक झपकते विद इन सप्ताह भर के अंदर में नियंत्रण लाया जा सके। इसलिए राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का सामाजिक संगठन बन रहा है और हम लोग आपको उस संगठन में जोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो हम लोगों के साथ में जुड़ना पसंद करेंगे ना आप लोग? और ये जो राजनीतिक पार्टी है, इनका हर 5 साल में चुनाव होता है, विधानसभा का, लोकसभा का, और ये धीरे धीरे ये विचारधारा लोगों के बीच में फैलता है। लोगों को पता तो चले कि मामला क्या है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता हुआ है नारायणपुर से, उसके बाद में आप लोगों की सुधि नहीं लिया जा रहा है, एसटी एससी ओबीसी के लोगों का सुधि नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पक्षपात किया जा रहा है। जो ब्राह्मण धर्म का समर्थक होगा उसके लिए सरकारी योजना से 6-7 हज़ार करोड़ रुपया मदद दिया जाएगा। अरे होता है साहब, आपको जानकारी नहीं होगा, ऐसा होता है। मतलब कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल उनके कार्यक्रमों के आयोजन में लगाया जा रहा है और वही दूसरे धर्म के लोग मानने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको मानने ही नहीं दिया जा रहा है। इसी टाइप का जो धर्म है बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के लोगों को प्रचार प्रसार करने के ऊपर में बड़ी पाबंदी लगाता है ये लोग। इसी तरीके से क्रिश्चियन धर्म के मानने वालों के लिए बड़ी पाबंदी लगाता है।
तो 2028 में जब वहाँ पे नारायणपुर विधानसभा से अगर बीजेपी और कांग्रेस का विधायक नहीं जीतता है, बहुजन मुक्ति पार्टी का विधायक जीतता है, पूरे कानून में तब्दीलियाँ आ जाएगी। आज पुलिस प्रशासन, एसडीएम प्रशासन और आरएसएस के सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो आपको स्वतंत्र रूप से आपको स्तुति करने नहीं देता है, आराधना करने नहीं देता है। जब बहुजन मुक्ति पार्टी का विधायक जीत के आ जाएगा, सीन क्या होगा? आप लोग फ़ोन करेंगे, है ना, आप लोग फ़ोन करेंगे जनप्रतिनिधि को, विधायक साहब को, वो फ़ोन करेगा थाना प्रभारी को, और थाना प्रभारी को फ़ोन करके बोलेगा नारायणपुर विधायक बोल रहा हूँ। विधायक मैं नहीं बनूंगा भाई, विधायक तो आप ही लोग बनेंगे, क्योंकि नारायणपुर विधानसभा के लोग तो आप ही लोग हैं, मैं तो जसपुर का हूँ। तो बहुजन मुक्ति पार्टी का गाइडलाइन क्या है कि भैया भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हर किसी को धर्म मानने की स्वतंत्रता है। आप जैसे क्रिश्चियन धर्म मानते हैं तो आपको क्रिश्चियन धर्म मानने की आज़ादी है, ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण धर्म को मानता है तो उसको अपना धर्म मानने की आज़ादी है, हम भी पाबंदी नहीं लगाने उनके ऊपर। और बौद्धों को जैसे बौद्ध धर्म मानने की स्वतंत्रता है तो हम उनको बौद्ध धर्म भी मानने की इजाज़त देंगे। तो जैसे इधर से शिकायत गया विधायक के पास में कि सर हम फलाना जगह से बोल रहे हैं और इधर बजरंग दल आरएसएस के लोग हमारे ऊपर इधर उत्पात मचाने का काम कर रहे हैं, विधायक साहब का फ़ोन तत्काल जाएगा आपके करीब के थाना प्रभारी के पास में, प्रभारी साहब विधायक बोल रहा हूँ मैं, नारायणपुर विधायक, ये देखो उधर क्या हो रहा है। और जो भी असामाजिक तत्व हैं जो आर्टिकल 25 से लेकर 29 का हनन करने का काम कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आप उनको अरेस्ट करने का काम करो। एक विधायक अगर पुलिस थाना को, प्रभारी को अगर इस टाइप का आदेश देता है तो क्या लगता है उत्पात मचेगा इधर? कानून से ये 2 मिनट में मैनेज होने वाला काम है। लेकिन अगर आप गलती से कांग्रेस को ही जिताते हैं और भाजपा को जिताते हैं और अगर आप ब्राह्मणों का वर्चस्व बना के रखते हैं और उनके आपके बढ़ने से, उनको आपके बढ़ने से अगर खतरा समझ में आएगा तो ये दमन कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। एक उदाहरण माध्यम से समझिए, हमारे उधर जसपुर जंगल तरफ में जैसे पहाड़ है, जंगल है काफ़ी, जैसे हमारा बस्तर है वैसे ही हमारा जसपुर ज़िला भी है, इसी तरीके से काफ़ी जंगल वंगल होता है। और उधर एक पेड़ होता है, उसका फल इमली की तरह इतना लंबा लंबा होता है, वैसे इमली टाइप का ही होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आल कुस्सा। उसको ऐसा सटा दोगे तो गजब का खुजली होता है। आप लोगों की तरफ होता है वैसा वाला पेड़ है? क्या बोलते हैं सर? बैडो, बैडो ना, बैडो, बैडोक। तो हमारे तरफ उधर आल कुस्सा बोलते हैं, इधर बैडोक बोलते हैं। तो साहब इस बस्ती में बैडोक का बहुत बड़ा पेड़ है ना, और उसकी खुजली से पूरा हमारा गांव परेशान है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा फल से जब उसका जो रुआ रुआ जब निकलता है और उड़ता है ना, और जब इधर उधर कहीं लगता है तो इतना खुजली होता है आदमी पागल हो जाए। आप लोग परेशान हैं कि भैया हमको उस खुजली से निजात पाना है। हर कोई बोल रहा है कि हमें उस खुजली से निजात पाना, ये खुजली बहुत बुरी चीज़ है। और सुबह सुबह हर कोई अपना लोटा और डिक्ची ले लेके अगर उस बैडोक का पेड़ में पानी डालेगा तो खुजली से निजात मिलेगा क्या? कई 100 साल वो खुजवाएगा, क्योंकि वो पेड़ मरना चाहिए। आप क्या उपाय लगा रहे हो? वो जिंदा होना चाहिए, उसको उपाय लगा रहे, खुजवाएगा कि नहीं खुजवाएगा? वैसे ही साथियों, ये जो ब्राह्मणों की राजनीति पार्टी को अगर आप जिता के केंद्र में भेजोगे और राज्य में भेजोगे तो 57 का काम, खुजावन का काम वो चलता ही रहेगा। अगर आप लोगों को इसका इलाज करना है तो एसटी, एससी, ओबीसी लोगों की शुद्ध पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी के बारे में विचार लगाइए। इसका जो बनाने के पीछे ही मकसद है बहुजन समाज को शासक बनाना, बहुजन समाज को। और ये एकदम संभव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या बहुजन समाज की है। जनरल की संख्या 3.5% है और बहुजन समाज का संख्या 97% है। अब बहुजन समाज कितनों ही टुकड़ा में क्यों ना रहे, आधा लोग कांग्रेस छोड़े ही नहीं, आधा लोग भाजपा छोड़े ही नहीं, आधा लोग आम आदमी पार्टी छोड़े ही नहीं, उसके बावजूद भी कितना ही टुकड़ा हो जाए हम लोग उसको आसानी से हरवा सकते हैं। 2019 का मैं आपको डाटा बता रहा हूं साहब। 2019 में चुनाव जीता था केंद्र सरकार बनाने के लिए, 11 करोड़ का वोट लिया था, 11 करोड़ का। और मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं कि हमारे जितने भी साथी जो गजब के प्रचारक हैं, मैं शुरू में ही रिपीट किया था, गजब के हमारे लोग प्रचारक होते हैं। अगर ठान लेना तो लोग 40 करोड़ लोगों को तो आप ही लोग तैयार कर सकते हैं।
तैयार नहीं कर सकते हैं। भाई आशीर्वाद मिला है कि नहीं मिला है? फूलो फल और पूरी दुनिया में छा जाओ, मिला है कि नहीं मिला है आशीर्वाद? ये बोलने के लिए मिला है कि जीने के लिए मिला है? जीने के लिए ना मिला है कि बोल के मटिया देने के लिए मिला है? ये जीने के लिए मिला है साथियों, है ना। और भी बोला गया है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो मांगना है तो छोटा छोटा चीज क्यों मांगना? मांगना है तो डायरेक्ट केंद्र सरकार मांग लो ना। मांगने से कोई पाप तो नहीं लगेगा ना। मांगना ही है तो उस चीज को मांगो जिसके वजह से हमारी पूरी व्यवस्था चल रही है। राजनीति ही वो व्यवस्था है साथियों जो केंद्र बिंदु है। इसके ऐसे साइड साइड में धर्म की नीति, समाज की नीति, शिक्षा की नीति, अर्थ की नीति, कृषि की नीति, व्यापार की नीति, फसल की नीति बनती कि नहीं बनती? तो हम लोग जो मेन चीज़ है उसको छोड़ के हम लोग इधर इधर होते रहेंगे तो हमारा समस्या को कौन दूर करेगा? अभी जैसे ये अभी एस्बेस्टस का ये हम लोगों का ये घर बना हुआ है, बारिश के समय में यहाँ पे चू रहा है, तो इसका मालिक कौन है? आप हैं साहब ना। कौन हो मालिक इसका? कौन साहब है? अच्छा वो साहब हैं। अच्छा वो साहब हैं। तो बारिश के दिनों पे ये चू रहा है तो समस्या साहब के पास में आ गया तो समाधान भी साहब को ही करना पड़ेगा ना। अगर ये उम्मीद करेगा कि हमारे ये जो समस्या हो गई हमारे इस घर में, इसका समाधान हमारे जाकड़ बांधा के हमारे खुशमान साहब आके करेंगे बोलेंगे तो हो पाएगा क्या? अगर धुआंधार बारिश हो किधर भर गया तो, और बारिश आने के बाद में गिर गया तो ये समस्या अगर हमारे समाज का है तो समाधान के लिए हमको ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। बहुत बार हम क्या करते हैं कि समस्या हमारी है तो हम समाधान के लिए किसी औरों के ऊपर में निर्भर हो जाते हैं। एकदम से ये रॉन्ग मैनर है भैया, ये सोचने का तरीका ही गलत है। इसको मानने और मामन मिश्राम साहब क्या बोलते हैं पता है? समस्या हमारी, समाधान अटल बिहारी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा बोलता है वो। मतलब कि ये एकदम से प्रैक्टिकल बातें हैं कि हमारे परिवार में कोई समस्या पैदा हो जाता है तो हम बतौर जिम्मेदार मुखिया हम ही को उसको समाधान करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे समाज की पारी आती है, जहाँ पे सरकार बनाने की पारी आती है तो हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा आएगा। अरे दूसरा क्यों आएगा? अरे भाई वही समस्या खड़ा किया है तो वो समाधान करने के लिए कैसे आएगा? हमारे उधर खेती किसानी होता है, बहुत सारे हमारे लोग खेती किसानी काम करते हैं। हमारे पास में भी खेती है। तो उधर जब बारिश का सीज़न होता है अक्टूबर में तो उधर वो कुमनी वो सींचते हैं वो मछली को बझाने के लिए, है ना। वो जो कुमनी होता है, आप लोग इधर कुमनी ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? वो जो वो जो खेत होता है, खेत को खेत ही बोलते हैं ना। तो उसमें ऐसा पानी ऐसा उतरता है तो उसमें वो बांस का बना के ऐसा नहीं रोकते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मिसर बोलते हैं ना। मिसर की बिसर, माँ या बा बिसर। तो एक बात को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो समस्या जो मतलब कि जो समस्या पैदा करता है वो समाधान नहीं करता है। तो जैसे जो किसान है ना, वो बिसर लगाता है अपने खेत में मछली को बझाने के लिए, तो रात के अंधेरे में जाके वही आदमी चुराता है क्या? चुराने वाला पार्टी अलग होता है। यानी कि जो समस्या पैदा करता है वही समाधान नहीं करता है भाई। तो इस बात को भली भांति समझिए, आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे के कंधे पे आप छोड़ोगे तो मामला पूरा बिगड़ने वाला है। क्योंकि बिसर लगाने वाला रात के अंधेरे में चोरी नहीं करता है और जो चोरी करता है वो बिसर नहीं लगाता है। दोनों पार्टी अलग अलग है। उसी तरीके से और दूसरा मामला है, जैसे जो बांस होता है, इधर बांस को क्या बोलते हैं सर? बांस ही बोलते हैं। और वो जो करील बारिश में निकलता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बास्ता। जो बास्ता निकलता है तो बांस को लगाने वाला जो मुखिया होता है, मालिक होता है, वो अलग होता है। और रात को चुराने वाला जो सब्जी खाने बास्ता, वो अलग होता है कि जो लगाया वही चुरा कर लाता है रात में चुपचाप से, वो अलग होता है। वैसे ही साथियों, समस्या पैदा करने वाला आदमी अलग होता है और समाधान करने वाला आदमी अलग होता है।
आराधना करने वाला आदमी अलग होता है, स्तुति करने वाला आदमी अलग होता है, और हुड़दंग करने वाला आदमी अलग होता है। समझ में आ रहा है ना यार मेरा हिंदी कि नहीं समझ रहे हो? तो हर जगह पे ये सिद्धांत लागू होता है और हमको इसको समझना पड़ेगा। तो हमारे ST SC OBC की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था आपके समाज के दुश्मन नहीं करने वाले हैं। गलतफहमी को एकदम से हटा दीजिए, उसका व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से आप ही कर सकते हैं। और हमारे लोग कमाल के शिक्षक हैं, कमाल के राजनेता हैं। आप इतिहास पढ़िए, है ना, इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे लोगों की क्या काबिलियत थी। चंद्रगुप्त मौर्य नाम का सम्राट पैदा हुआ और उस समय पे 32 आज जो 32% है ना GDP, वो भारत अभी तक ला ही नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में 32% का GDP था। 32% का GDP मंडावी साहब आज तक अमेरिका अचीव नहीं कर पा रहा है। 22% अभी हमारा भारत का चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में 32% GDP था। आज लोग चाइना को बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब है। अरे भैया, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? हमारा मूल निवासी था, राजा था। 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाया उन्होंने। उस समय पे उन्होंने अखंड भारत बनाया। मैं काबिलियत बता रहा हूँ हमारे लोगों को। लोग हमारे लोगों के ऊपर में कोई भरोसा नहीं कर पाता है। कोई हमारे लोगों के ऊपर पता नहीं यार ये राजा होगा तो पता नहीं कैसा राजा होगा। अखंड भारत बनाया। अखंड भारत का मतलब है आपका अफगानिस्तान, पूरा देश में इनका कब्जा था। अखंड भारत उस समय था। और ये ज़्यादा दूर नहीं, ये जैसा बिहार में जाओगे ना तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 15,000 से ऊपर के यहाँ पे विद्यार्थी लोग पढ़ते थे। यहाँ पे विदेश से लोग पढ़ाई करने आते थे और हमारे शिक्षक लोग इतने यहाँ पे पारंगत थे पढ़ाई कराने में कि पूरा देश के लोग पढ़ने आते थे यहाँ पे। अभी उल्टा हो गया। कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में हमारा जो बच्चा लोग हैं, जिनके पास पैसा बढ़िया है, वे लोग अपना बच्चा को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं। और हमारे लोग जब शासक थे, हमारे लोग जब स्कूल चलाते थे तो विदेश के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। काबिलियत बता रहा हूँ मैं। ऐसा काबिलियत आप लोगों के खून में है, आप लोगों के पुरखों के ब्लड में था, DNA में था। वो चीज़ आप लोगों में संचार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी मैं आप लोगों के बीच में, मेरी बात आप लोगों को ठीक ठाक लग रहा है ना, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो ये कहाँ से आया भाई? टीचर बनने का, ऐसा टीचर बनने का कोई स्कूल तो है नहीं। तो ये कहाँ से आया? हमारे पुरखों के खून में और DNA में सुपर डुपर टीचर होने की काबिलियत शुरू से ही है। मेरे को कहीं प्रशिक्षण नहीं मिला, मेरे को राजनीति का कोई प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है। मेरे को समय के साथ में मुझे बोध हुआ और मैं बताना शुरू कर दिया मैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आता, घंटों भाषण करोगे, क्या करोगे उसका? हमारा गौलासारी राजपाट था। हमारे लोगों को भाईचारा और स्वतंत्र और न्याय के आधार पे देश चलाने का जो काबिलियत थी। अखंड भारत में 32% के GDP मतलब कि पूरा ग्रोथ करने का मामला था। आज पूरा विश्व हासिल नहीं कर पाया है साथियों। वो चीज़ हमारा लोगों के पास में था। लेकिन हम लोग जब से इनको ब्राह्मण लोगों के झांसे में आए हैं, तब से हमारा डाउनग्रेड शुरू हो चुका है। इसके लिए आप लोग बढ़िया से इसको समझने का प्रयास कीजिए और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने लोगों के लिए व्यवस्था को बना पाएंगे। राजनीतिक सत्ता जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी, व्यवस्था नहीं बनेगा। समस्या के अंदर में घुस के समस्या को समाधान करना पड़ेगा। आपका समस्या को कोई तीसरा आदमी सफल करने वाला नहीं है, समाधान करने वाला नहीं है। इस बात को भली भांति समझिए। ये आपके समाज का समस्या है। और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा पूरे देश भर के लोगों के लिए बहुत बड़ा जो कार्यक्रम लगा के रखा है साथियों, 26 और 27 तारीख को। तो आप में से अगर कोई साथी लोग अगर वहाँ पे आने के लिए अगर टिकट विकेट नहीं कराए हैं तो अभी भी समय है, हम लोग करा सकते हैं। और आप लोग वहाँ पे ज़रूर आइए। ये राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा सामाजिक संगठन है ईसाइयों का पूरे देश भर में, और इसका उद्देश्य पूर्व निर्धारित है। उद्देश्य क्या है? दिल्ली में इसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बताया जाएगा। सुनने के लिए आप लोग तैयार रहिए। भारत मुक्ति मोर्चा सामाजिक संगठन है और इसका जो उद्देश्य है पूर्व निर्धारित है। इसका उद्देश्य है साथियों व्यवस्था परिवर्तन करना। व्यवस्था अभी ब्राह्मण लोग चला रहे हैं, इस व्यवस्था को आप लोगों को चलाना है। इस हद तक यहाँ पे परिवर्तन करने का मामला चल रहा है ना।
या तो राजनीतिक चुनाव के माध्यम से व्यवस्था आपके हाथ में आवे, वो पहला विकल्प है, या फिर जन आंदोलन करके ये व्यवस्था आपके हाथ में है। दो व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। चुनाव के माध्यम से बहुजन मुक्ति पार्टी को फ्रंट में लाया जाएगा। पूरे देश के चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इसको खड़ा किया जाएगा और ये चुनाव जिता के संसद में आप लोगों के व्यवस्था के बारे में ये बहाल करने का काम करेगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से प्रतिनिधि बाहर जाने वाले, उधर विधानसभा में और लोकसभा में जाने वाले हैं, ये मामला है। और अगर चुनाव की परिस्थितियां निर्माण नहीं होती है तो उस समय पे भारत मुक्ति मोर्चा सामाजिक आंदोलन की तैयारी कर रही है और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा सहयोगी संगठन है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इसका सहयोगी संगठन, ये पूरे संगठन मिलके भारत देश में जन आंदोलन की तैयारी कर रही है। जन आंदोलन का मतलब क्या हुआ? जिस व्यवस्था के विरोध में हजारों सैकड़ों लोग सड़क पर उतर जाते हैं वो जन आंदोलन हो जाता है। इससे पहले श्रीलंका में हुआ, आप लोगों को याद है, टीवी में आपने देखा होगा। वहाँ का जो पॉलिटिशियन लोग थे, राजनेता लोग तो क्या बोल रहे थे सब पता है आपको? हम लोग अभी 50 साल और राज करने वाले हैं, और उन लोग पूरा तानाशाह हो गए, डिक्टेटरशिप हो गए उन लोग पूरा। तो वहाँ की जनता ने उनको पकड़ा, धुआंधार मारा, बहुत कुटाई किया और सांसद वांसद का पूरा कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया, उनका गाड़ी वाड़ी सब जला दिया। आप देखे कि नहीं देखे ऐसा? इसके बाद में फिर अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश का तो देखे होंगे, ये जो हसीना, क्या हसीना है सर? शेख हसीना डर के मारे धुआंधार भागी कि नहीं भागी? जो बोल रहे थे कि हमारे से बेहतर प्रधानमंत्री कोई बन ही नहीं सकता है। जन आंदोलन की वजह से कैसी परिस्थिति निर्माण हुआ, अपना जान को बचाने के लिए भागना शुरू कर दी। तो 97% लोगों को जिस दिन बोध हो जाएगा कि भैया ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, ये मेरा इलाका है और विदेशी हुकूमत नहीं चलेगी, उस दिन भैया जनसैलाब आ जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलामों को बस गुलामी का एहसास करा दो, खुद अपनी जंजीर तोड़ देगा। दुनिया में किसी भी आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आदमी हमको गुलाम बनाए। किसी को पसंद है क्या? लेकिन ये विदेशी ब्राह्मण लोग कानून बना के आपको गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे आपके घर में घुस के मारने का प्रयास किया जा रहा है। ये क्या है? घर ही तो है। ऐसा घटना घट चुका है। तो बताइए कितनी बड़ी गुलामी है। अभी हमारे ऊपर गुलामी थोपने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी ताकत की बागडोर को काटना पड़ेगा आप लोगों को। उनके पास में पॉलिटिकल पावर है, थाना प्रभारी उसका आदमी है, जज उसका आदमी है, एसडीएम उसका आदमी है, कलेक्टर उसका आदमी है, और इसके माध्यम से आप लोगों के ऊपर नियंत्रण किया जा रहा है। तो जैसे ही आप कांग्रेस और भाजपा को छोड़ देते हैं, ब्राह्मणों की किसी भी पार्टी को आप जब छोड़ देते हैं और आप फ्रेश विकल्प के ऊपर में काम करते हैं, आपका राज आना शुरू हो जाएगा। ये जितना जल्दी, अगर आज समझ में आया, आज अगर कर दिए तो आज आपका राजपाट आ जाएगा, कल समझ में आया तो कल, परसों समझ में आया तो परसों, 10 दिन के बाद में तो 10 दिन के बाद में, और अगर कभी समझ में नहीं आया, कभी नहीं आने वाला है। आपका एक्शन के अकॉर्डिंग परिणाम आने वाला है। अगर आप एक्शन नहीं करेंगे, परिणाम नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ये बातें हैं साथियों। तो आज हमारे बीच में एक और छोटी सी रुकावट है। वो छोटी सी रुकावट क्या है कि ये जो लोग हैं, ब्राह्मण लोग, ये समझ चुके हैं कि अभी ये जो ST/SC OBC के लोग अभी जागना शुरू किया है, और हमारे कांग्रेस और भाजपा को इन लोग वोट देने वाला नहीं है। ये बात इन लोगों को रियलाइज हुआ 2003 में। उससे पहले भी उनको समझ में तो आना शुरू हो गया था, लेकिन 2003 में इन्होंने EVM मशीन को वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। EVM मशीन लगने के बाद में 2009 में फिर वोटिंग हुआ, 2008 में और 9 में, 2008 में विधानसभा, 2009 में लोकसभा, पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की फिर सरकार बनी। बीजेपी का सुब्रमण्यम स्वामी को शंका लगा, ये सारा मामला क्या है यार। EVM मशीन के ऊपर में वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और उसकी तमाम फॉल्ट को पकड़ के वो सुप्रीम कोर्ट जाना शुरू किया। तो कांग्रेस के लोग जो EVM मशीन को लाए थे, वे लोग RSS के सरसंघ चालक के पास में गए कि आप उसको रोको। तो RSS ने बोला कि हमारा क्या फ़ायदा है, हमारा क्या फ़ायदा है।
तो कांग्रेस ने बोला कि हमने 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता है, तुम 1 बार घोटाला करके जीत लो। तो बीजेपी ने बोला कि अरे गजब करते हो यार, तुम 2 बार घोटाला करके जीते हो और हमको 1 बार घोटाला करने बोलते हो, हम भी 2 बार। तभी तो नरेंद्र मोदी फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहा था कि हम 19 में भी आएंगे। अरे साला हमारा कल का ठिकाना नहीं है भाई, वो 19 में जीतने का बात बोल रहा है। 14 में जीता, 19 में जीता और ईवीएम से वोट हुआ तो 24 में भी जीता, 3 बार। यहाँ पे एक सरपंच का कोई गारंटी नहीं है कि अगली साल वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। एक सरपंच का चुनाव क्षेत्र कितना होता है? अरे 4-5 गांव तो होता है। एक सरपंच को 4-5 गांव संभालने को नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरा 33 राज्य के हजारों विधानसभा संभाल रहा। कैसे संभाल रहा? ऐसा हम ही जीतेंगे जैसे गारंटी है। चुनाव जीतना गारंटी है क्या? अरे साला वार्ड पंच का चुनाव में हार जा रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा परिणाम कैसे कैसे हो जा रहा है। ये लोग गारंटी के साथ, अरे हम ही चाहेंगे भाई, ऐसे संभव थोड़े ना। अभी 33 पंचायत चुनाव में आप देखिए कि बहुत सारे जगह पे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी, भाजपा समर्थित प्रत्याशी बुरी तरीके से हारे हैं कि नहीं हारे हैं? बहुत सारे जगह पे निर्दलीय आदमी जीत के गया है। तो परिणाम ऐसे आता है। आप 2018 और 19 का परिणाम को देखिए, एकदम हैरान हो जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे सुन के। 2028 में 2018 में किसकी सरकार बनी थी? यहाँ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी कि नहीं बनी थी 2018 में। और उसके 4 या 6 महीने के बाद में फिर लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें 11 जो लोकसभा का सीट है वो कांग्रेस जीती कि भाजपा जीती? आप बताइए, 4 महीना में पूरा का पूरा आप जो सरकार बनाए हैं, इतना समर्थन आप जुटाए हैं छत्तीसगढ़ में, और 4 महीने के बाद में समर्थन पूरा खो देंगे आप? ऐसा हो सकता है क्या? अभी किसी विधानसभा में मैं काम कर रहा हूं और मेरा वोट बैंक 80,000, 90,000, 1 लाख का है मेरा वोट बैंक। मैं अभी लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं अभी मैं, और मेरे को उतना वोट आता है, और लोकसभा का चुनाव 4 महीने के बाद मैं लड़ता हूं। मेरी जो वोट बैंक है 1 लाख लगभग का है, तो 4 महीना में मेरे जितने भी समर्थक हैं वो पूरा जीरो हो जाएंगे क्या? ऐसा हो सकता है? अभी आपके मंडली में इतने सारे लोग आ रहे हैं, उसके बाद में फिर आप जब काम करते हैं अगले सप्ताह या फिर 2-3 महीना में, तो पूरा मंडली के लोग जीरो तो नहीं होते हैं। अरे इक्का दुक्का जाता है, समझ में आता है, लेकिन पूरा 100% या 0% ऐसा तो मामला नहीं होता है। तो ऐसा हो रहा है भाई, मजाक टाइप का काम कर रहे हैं ना लोग। 4 महीने में हम पूरा इतना जीतेंगे कि कांग्रेस का सरकार बना देंगे प्रदेश में, है ना, और 4 महीने के बाद में लोकसभा का ऐसा चुनाव हारेंगे कि बीजेपी तुम लोग सरकार बना लो। पूरा पागल टाइप नहीं लगता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? अरे कुछ नहीं बोल रहे तो मेरे को लग रहा है कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 महीना में आप देखेंगे मजाक टाइप का, फिर कांग्रेस का वोट बैंक पूरा जीरो हो गया भाई, और पूरा का पूरा सीट उधर जीत के चला गया। ये ईवीएम के वजह से हो रहा है। एलोन मस्क बोल रहा है, एलोन मस्क का नाम सुने हैं ना? ये बहुत बड़ा टेक्नीशियन है, पूरे वर्ल्ड में बहुत नामी गिरामी आदमी है। ये बोल रहा है कि इसमें हैकिंग संभव है। एलोन मस्क बोल रहा है, टेक्नीशियन। उसके बाद में फिर और एक भारत देश का टेक्नीशियन है हरि कृष्ण प्रसाद। 2010 में उन्होंने पहली बार ईवीएम को भारत में हैक करके बता दिया, ईवीएम ऐसे से हैक होता है, ईवीएम को हैक करना संभव है। आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस और भाजपा मिली भगत करके उसको 1 साल जेल में डाल दिया था। और आपको बोलता है कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग और प्रशासन के लोग ईवीएम में बिल्कुल ही हैकिंग की संभावना नहीं है। अभी वर्तमान समय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ईवीएम में हैक हो सकता है। इसको बनाने वाला जापान बोल रहा है ईवीएम में हैकिंग है। चाइना बोल रहा है कि ईवीएम में चुनाव में पारदर्शिता नहीं, इसलिए हमारे देश में बैलेट पेपर्स इस्तेमाल होता है। और ये भाजपा पार्टी के लोगों को और चुनाव आयोग की लगता है कि ईवीएम में हैक ही नहीं हो सकता है।
और वो लगातार 4 चुनाव पूरे 20 सालों में उन्होंने करा के एक तरफा से शासन बनाया और ST/SC OBC लोगों को वो पूरा सत्यानाश करने का मामला लगा के रखा हुआ है। पूरे के पूरे लोगों को ऐसा करने का मामला लगा के रखा हुआ है। तो इतना भयंकर मामला है साथियों। तो इतना भयंकर मामला होने के वजह से आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी 9 अप्रैल को हमारा जो भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से एक आप लोगों के लिए एक कार्यक्रम लगाया गया है। बड़ा गंभीर कार्यक्रम है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 9 अप्रैल को हम लोग जिला मुख्यालय में जाने के बाद में EVM से वोटिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग जेल भरो आंदोलन का पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के 33 जिले में हम लोग कार्यक्रम लगाए हुए हैं। क्योंकि EVM मशीन आपका जो एकमात्र वयस्क का मताधिकार, प्रौढ़ मताधिकार, वोट देने का अधिकार था, उसको भी छीनने का काम कर रहा है। इस वोट के अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन से, लंदन से लड़ के झगड़ के आर्गूमेंट करके ये चीज़ हमारे लोगों के लिए लाए थे। पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, डबल वोट का अधिकार, 3 वोट का अधिकार। मोहनदास करमचंद गांधी यरवदा जेल में 21 दिन खाना नहीं खाया और छीन लिया। 1 वोट बचा, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का जो वोट है हमारा प्रौढ़ मताधिकार, 2003 से कांग्रेस और भाजपा के लोग, ब्राह्मण लोग आपको छीनने का काम कर रहे हैं। समस्या है, छीनने के वजह से उनकी सरकार बन रही है। समाधान है EVM को हटाया जाए। इसके लिए जिला मुख्यालय में आप लोगों से, तमाम जंबाज साथियों से मैं अपील करता हूं कि 9 तारीख को हम सभी के साथ में संपर्क होकर जेल भरो आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे। और ये जो जेल भरो आंदोलन है, ये विरोध का आंदोलन नहीं है, आप लोगों का अभ्यास करवा रहे हैं। अभ्यास किस चीज़ का है? सरकार चलाने का। क्योंकि जो बंद कर सकता है वो चला भी सकता है। जो जिला मुख्यालय बंद कर सकता है वो जिला मुखिया चला भी सकता है। जो संभाग बंद कर सकता है वो संभाग चला ही सकता है। ये अभ्यास क्रम का है आप लोगों को शासक बनाने का। और इस मामले में आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में आप लोग साथ सहयोग देंगे हम समस्त लोगों को, ताकि हमारे ST/SC OBC का, हमारे महिलाओं का जो वजूद है वो बचा रहे। और इसके लिए आप लोग पूरी ताकत लगाएंगे, ऐसी उम्मीद और ऐसी अपील के साथ में साथियों आज के इस कार्यक्रम के प्रबोधन को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी साथियों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवान।